हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्य अगस्त्यम में। ये सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट हिंदी सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हिंदी के सभी चैप्टर के निचोड़ को 30 प्रश्नों में समाहित किया गया है। वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंधन है। फिर से सुन लीजिए, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंधन है। यह वाक्य उदाहरण है। तो यह वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का, मिश्रित वाक्य का, संयुक्त वाक्य का या संदेहवाचक वाक्य का। तो हमने आपको बताया था कि अगर दो उपवाक्यों के बीच में कोई ऐसा चिन्ह लगा है, जैसे इस वाक्य में की लगा है, जो इस वाक्य में जो की है वो आपका क्या दर्शाता है कि ये वाक्य किसका है? तो ये वाक्य जो है आपके मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य को फिर से एक बार समझ लीजिए। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य होता है और उसके आश्रित दूसरे उपवाक्य हों, जो आपस में जो, तो, जहां, की, जिसमें, जैसा, वैसा, जब, तब, यद्यपि, यदि, अगर, तथापि, क्योंकि आदि से जुड़े हों, तो वाक्य किसके होते हैं? मिश्रित वाक्य के होते हैं। देखिए, जो हम बोले हैं आपसे नोट करते चलिए, तो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाएगा, अन्यथा ये आपके लिए व्यर्थ ही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है रोमन। तो आपको हम बता दें, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी। अब लिपि क्या होती है? लिपि एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है, जो अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है। यह लिपि, जो ब्राह्मी लिपि है, वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर जो था, हिंदी भाषा किस लिपि का प्रयोग होता है हिंदी भाषा में? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस विराम चिन्ह का प्रयोग संवाद लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में? संवाद लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है उपविराम चिन्ह, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है आदेश चिन्ह, ऑप्शन डी है रेखांकित चिन्ह, रेखांकन चिन्ह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का प्रयोग वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से वर्ग में हैं? ये 4 वर्ग दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि किनका उच्चारण स्थान कंठ से है। तो यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन पहले आप क्वेश्चन के आंसर ऐसे तोड़ा कीजिए, तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। देख लीजिए कैसे तोड़ना है। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ला, ओ, ना, सा लिखा है। तो ओ जो लिखा है, ये उसका ओ का उच्चारण ओष्ठ से है, तो कंठ से तो है नहीं, तो इसे काटो। आगे चलते हैं, चा लिखा है, पहले ही चा मिल गया, तो चा जो है वो उसका उच्चारण तालु से है, तो इसे काटो। अगला सी में देख लेते हैं, टा लिखा है, टा का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा सा है, इसे भी काटो, मूर्धा से है, इसे काटो। अब बचा कौन सा है? डी बचा है, जिसमें छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान आप जानते हैं कंठ होता है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, का, खा, गा, घा। तो खा मिल गया, घा मिल गया, और हा का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए है अखरावट, ऑप्शन बी है छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी है दीप शिखा, ऑप्शन डी है खुमान रासो। तो इसका सही आंसर है खुमान रासो आदिकाल की रचना है। आदिकाल पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डाल देंगे, उसे
आप वीडियो को पूरा देखिए, आदिकाल से एक कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमने इसका जो सही आंसर बताया है आपको, आंसर डी है खुमाण रासो। इसके रचयिता जो है दलपत विजय है। रचयिता कौन है? दलपति विजय है। अब अखरावट के बारे में सुन लीजिए। ये भक्ति काल की रचना है जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। छत्रसाल दशक रीति काल की है जिसके रचयिता भूषण है। और दीप शिखा आधुनिक काल की रचना है जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इसमें लिखा है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना था किसका? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी का था, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन सी है फ्रोवेल जी ने कहा था, ऑप्शन डी है किलपैट्रिक ने कहा था। तो ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है तुलसीदास ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की? फिर से सुन लीजिए। तुलसीदास ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्न में से किस भाषा में की? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है बुंदेली भाषा, ऑप्शन सी है अवधी भाषा, ऑप्शन डी है भोजपुरी भाषा। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका व कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। कौन सा समास है यथाशक्ति में? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है कर्मधारा समास। पहले ये समझ लीजिए ऑप्शन ये जो चारों हैं वो कौन कौन से समास है। बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में जो पद दिखता है वो नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पंकज है तो पंकज का कमल होता है, इसलिए वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। या दशानन है या त्रिनेत्र है, तो ये सब किसके उदाहरण है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद में अव्यय आता है और कर्मधारय समास में कर्म विशेष होता है, मतलब विशेषण इसमें दिखता है, विशेष दिखता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी सही है। अब जिन शब्द के आगे, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिस शब्द के आगे यथा, प्रति, बड़ा आ, भर, वे अव्यय लगे होते हैं वो सब शब्द किसके होते हैं? अव्ययी भाव समास के होते हैं। या फिर अव्ययी भाव समास में दिनों दिन एक जैसे शब्द आते हैं, दिनों दिन, रातों रात, घरों घर इत्यादि शब्द अगर देखने को मिलते हैं तो वो भी शब्द किसके होते हैं? अव्ययी भाव समास के होते हैं। दिन रात अगर लिखा है तो अव्ययी भाव समास का नहीं है, फिर तो वो द्वंद्व समास का हो गया। लेकिन अगर रातों रात या दिनों दिन लिखा है तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी देखना है कि क्या सही लिखा है इसमें। ऑप्शन ए है परीक्षा। तो परीक्षा होता है बड़ी ई की मात्रा होगी रा पे, तब तो ये सही होता। तो परीक्षा ये गलत है। मुमूर्सु देखते हैं, ये सही है कि सेकंड सी वाला मुमूर्सु सही है। तो यहाँ पे जो या परीक्षा तो गलती है। अब बी और सी में देखना है, तो जो बी वाला है मुमूर्सु नहीं होता है, सी गलत है। ऑप्शन बी सही है, मुमूर्सु ये सही है। तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा, मुमूर्सु सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, देखना है आपको कौन सा विलोम सही है, कौन सा विलोम उसका सही नहीं है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं। कुटिल का सरल सही है। ऑप्शन बी है उच्च का निम्न, ये भी सही है। ऑप्शन सी है क्रोध का क्षमा, ये भी सही है। ऑप्शन डी है प्रकृत का सुकृत, तो ये गलत है क्योंकि प्रकृत का कृत्रिम होता है, सुकृत नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर डी है, प्रकृत का कृत्रिम होता है, सुकृत नहीं होता है। और नहीं पूछा है ना इसने, तो आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस विकल्प में
क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो पहले हमें ये देखना है कि क्रिया कौन सी है और क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पंडिताई, ऑप्शन बी है चढ़ाई, ऑप्शन सी है बुढ़ापा, ऑप्शन डी है चतुराई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चढ़ाई। चढ़ाई, चढ़ना जो क्रिया है उसकी बनी भाववाचक संज्ञा है। चढ़ना जो क्रिया है उसकी बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चढ़ाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द बताना है, क्या शब्द सही होगा? तो ऑप्शन ए पिंडज, ऑप्शन बी है अंडज, ऑप्शन सी है स्वेदज, ऑप्शन डी है अनुज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वेदज। स्वेदज इसका सही आंसर है, स्वेदज। अब यहां समझ लीजिए पिंडज क्या होता है? गर्भ से उत्पन्न होने वाला पिंडज होता है, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज होता है, और जो अनुज होता है ना, जिसका जन्म बाद में हुआ हो या जो छोटा है, अनुज भाई कहते हैं या अग्रज भाई बड़े भाई को कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है या प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका उपसर्ग, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है कारक, ऑप्शन डी है वाच्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? ये पंक्तियां बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं और सभी लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान की ये क्या है? पंक्तियां रचित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो ये पापी एक गुण है जिसका आंसर इसका क्या है? गुणवाचक विशेषण होगा। आंसर बी होगा इसका, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है उसे देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर समझाते हैं इसे। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है, और यहां पर भी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, जैसे हनुमान द्वारा लंका जलाने की घटना का बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार लगा आएगा? अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। आंसर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये पंक्तियां जो दी गई हैं उसमें कौन सा रस है? तो हम आपको बता दें पहले कि ये जो पंक्तियां हैं वो मीरा जी की हैं। मीरा जी ने कहा था ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरों ना कोई। तो ये इसमें कौन सा रस है? तो रस देख लेते हैं। इसमें पहले ऑप्शन देख लीजिए, श्रृंगार रस है, ऑप्शन बी हास्य रस है, ऑप्शन सी वात्सल्य रस है, ऑप्शन डी शांत रस है। तो इसका सही आंसर जो है श्रृंगार रस है। इसमें ऑप्शन ए श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 18, बैल न कूदे कूदे तंगी। फिर से सुन लीजिए, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। क्या अर्थ है इस कहावत का? ऑप्शन है निरादर करना, ऑप्शन बी धुन सवार होना, ऑप्शन सी ध्यान न देना, ऑप्शन डी
स्वामी के बल पर नौकर का साहस। तो इसका डी ऑप्शन सही है, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। बैल ना कूदे कूदे तंगी, मतलब जो मेन आदमी होता है वो तो नहीं कूदता है, उसका नौकर कूद के आगे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी है सफरी, ऑप्शन सी है द्विज, ऑप्शन डी है शकुनी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी सफरी है। सफरी पक्षी का पर्यायवाची नहीं, मछली का होता है। पक्षी के और भी पर्यायवाची आप नोट कर लीजिएगा। पक्षी का पर्यायवाची परिंदा होता है, खग, बेहग, पखेरु, खेचर, द्विज, अंडज, पतंग, पाखी और चिड़िया होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है अयोग्यवाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है महाप्राण को, ऑप्शन बी है अल्प प्राण को, ऑप्शन सी है अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को, ऑप्शन डी है संयुक्त व्यंजन को। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या है? मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी अयोग्यवाय, जो अनुस्वार एवं विसर्ग जिन्हें अंग आहा बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, अंग और आहा। अंग के ऊपर बिंदी होती है और आहा के बगल में बिंदी होती है। अंग का उच्चारण स्थान नासिका होता है और आहा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन्हें अयोग्यवाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सन धन तोष, ऑप्शन बी है सन नीचे में हलंत लगा है, हलंत जिसमें लगा होता है उसका मतलब होता है आधा, तो सन ना आधा है यहाँ पे, प्लस तोष। सी है सम प्लस तोष, ऑप्शन डी है सम प्लस तोष जिसमें हलंत लगा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सम प्लस तोष। संतोष का संधि विच्छेद है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी है कर्ण, ऑप्शन सी है चंद्र, ऑप्शन डी है ग्राम। तो विद्यार्थियों, पहले आपको एक चीज बता दें, अगर किसी शब्द में रा ऊपर या नीचे लगा है तो वो शब्द तद्भव का नहीं होता है, तत्सम का होता है, संस्कृत शब्द में चला जाता है। तो यहाँ पे रा देखो, कर्ण में ऊपर लगा है, चंद्र में नीचे लगा है, ग्राम में नीचे लगा है। अब बचा क्या है? इसमें आग बचा है। तो आग एक तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो अग्नि होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दशानन। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? अब आपको पहचानना इनमें से दशानन कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है ऋण शब्द है, ऑप्शन बी है यौगिक शब्द है, ऑप्शन सी है योग ऋण शब्द है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है योग ऋण। इसका सही आंसर है योग ऋण शब्द है दशानन। अब आप पहले हम समझा दें आपको, ऋण शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग ऋण शब्द क्या होते हैं। ऋण शब्द का खंड नहीं होता, ऋण शब्द को आप तोड़ नहीं सकते, पहली बात, ठीक है। जैसे आपसे हम कहें बिजली और एक शब्द है घर, तो घर अलग है और बिजली अलग है, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों के योग से मिलके बने होते हैं। जैसे बिजली प्लस घर, तो बिजली घर जो है वो यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि दो शब्द है ना इसमें, बिजली और घर, इन्हें तोड़ भी सकते हैं, बिजली अलग हो गया, घर अलग हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ये यौगिक शब्द हो गया। योग ऋण शब्द क्या होते हैं? योग ऋण शब्द वो होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। अपना अर्थ सामान्य छोड़ देते हैं, कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। दशानन मतलब जिसके 10 सिर हैं, इसका विशेष अर्थ क्या दे रहे हैं कि रावण के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है? ये योग ऋण शब्द है। तो जो बहुब्रीही समास के उदाहरण होते हैं, बहु अन्य प्रधान होता है वहां पे, अभी हमने बताया था आगे
पीछे जो हम पढ़ा रहे थे वहां पे हमने बताया था बहुब्रीहि समास में बहु अन्य प्रधान होता है और योग रूढ़ में कोई विशेष अर्थ देने लगता है। तो दशानन योगरूढ़ शब्द है और जितने भी योगरूढ़ शब्द के उदाहरण होंगे वो बहुब्रीहि समास के भी उदाहरण होंगे, बस इतना याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन बी विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द, फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का है? तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का है? तो क्रिया विशेषण होता क्या है? जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है सूर्योदय, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है झूठा, ऑप्शन डी है धीरे धीरे। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो क्रिया, जैसे हमने कहा राम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे चलना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है रचना, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है वाक्य, ऑप्शन डी है समास। तो उद्देश्य और विधेय जो वाक्य के अंग होते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका, वाक्य। यहाँ पे वाक्य लिखा है, थोड़ा सा कंप्यूटर से कुछ दिक्कत हुई है, आधे शब्द सही से समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वाक्य लिखा है, फिर से समझ लीजिए। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कह रहे हैं? जो बात की जाए, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाए वो तो उद्देश्य है, और जो बात व्यक्ति के बारे में की जाती है उसे विधेय कहते हैं। फिर से समझ लो, जैसे राम बाजार जाता है, तो यहां पे राम जो है वो उद्देश्य है और बाजार जाता है ये विधेय है। राम उद्देश्य है, मतलब राम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है दाल, ऑप्शन बी है रस्सी, ऑप्शन सी है अदरक, ऑप्शन डी है मिर्च। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कोई पहचान नहीं होती है, आपको वाक्य बना के इसे देखना पड़ेगा। आपको ऐसे वाक्य जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं उनसे ही पहचान सकते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है दाल, तो दाल खाई जाती है, दाल पकाई जाती है, तो पकाई जाती, जाति का मतलब स्त्रीलिंग हो गया। रस्सी से रस्सी कूदी जाती है, तो ऑप्शन बी में क्या है? स्त्रीलिंग चला गया। ऑप्शन डी देख लो, मिर्च तीखी होती है, ठीक है, मिर्च तीखी होती है, तो ऑप्शन डी भी क्या है? स्त्रीलिंग में चला गया। अब क्या बचा? अदरक, तो अदरक खाया जाता है, तो अदरक क्या है? अदरक पुल्लिंग आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है बघेली बोली, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है अवधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा अवधी है। यही भाषा आपके लखनऊ में भी बोली जाती है, अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। फिर से समझिएगा इसे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे दो आपके क्या आ रहे हैं? संज्ञा आ रही है। एक तो यशोदा आ रही है यहाँ व्यक्तिवाचक में, एक लक्ष्मी आ रही है व्यक्तिवाचक में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, है ना। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब किस में फंसा है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी में फंसा हुआ है।
तो जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? तो अगर केवल लक्ष्मी के लिए बोला जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो लक्ष्मी की बात कर रहे हैं वहां पे लक्ष्मी संपूर्ण महिला जाति का बोध करा रही है। यशोदा हमारे घर में लक्ष्मी है, तो मतलब यह है कि लक्ष्मी यहाँ पे संपूर्ण महिला जाति का बोध करा रही है, इसीलिए यह लक्ष्मी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो इसका सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, कि नहीं तो आप हमें लिख के बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम इसे बताएंगे कि कैसे इसे सही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये संयुक्त व्यंजन से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? आप ऑप्शन देखिए पहले, फिर इसे बगल में जो ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है, इसे समझाएंगे। ऑप्शन ए है छ, ऑप्शन बी है या, ऑप्शन सी है त्रा, ऑप्शन डी है ज्ञा। तो यहाँ पे छ, त्र, ज्ञा और स्रा जो होता है वो संयुक्त 4 व्यंजन होते हैं। या जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यारा लावा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है कि यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं है। बी वाला केवल बी वाला या संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब ये क्या है? छत्र ज्ञासरा जो हरे रंग में है वो समझ लो। छा जो बना है वो आधे का और सा से मिलके बना है, षटकोण वाले। त्राव बना है जो ता और आधा ता है, ये नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब आधा होता है। ता और रा से मिलके बना है। ज्ञा बना है जा और यहाँ से मिलके बना है। स्रा बना है सा और रा से मिलके। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छा जो है, क्षत्रिय वाला छा जो है वो किस 2 व्यंजन से मिलके बना होता है? तो आपको याद रखना है का और सा से मिलके बना होता है। विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।